प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। भारतीय संविधान में महिलाओं को भी बराबर के हक दिए गए हैं। इनमें शामिल है वोट देने का अधिकार, जो पुरुष की बराबरी की भागीदारी का आधार है। भारत के संविधान को बने आज 46 साल हो गए हैं, पर मत अधिकार के लिए महिलाओं का संघर्ष 1917 से शुरू हुआ था। एक रोशन मशाल बनकर श्रीमती मार्गरेट कजिन्स ने सबको राह दिखाई। इससे पहले वो इंग्लैंड और अपनी जन्मभूमि आयरलैंड में महिलाओं के वोट देने के अधिकार के हक में थीं। श्रीमती एनी बेसेंट के बुलाने पर वो अपने पति जेम्स कजिन्स के साथ भारत आईं और यहीं की होकर रह गईं। उन्होंने महिला उत्थान के लिए अपना सारा जीवन दांव पर लगा दिया। आज ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस नाम का संगठन भारत की जागृत महिलाओं की आवाज़ बन गया है। आशा और निराशा के बीच झूलते हुए श्रीमती कजिन्स ने सिर्फ 10 सालों में यह हक पाने की कामयाबी हासिल की, जबकि इंग्लैंड की महिलाओं को यह हक पाने में 89 वर्ष लगे थे। श्रीमती मार्गरेट कजिन्स का जीवन इस संघर्ष की प्रेरणा देने वाली एक कथा है। भारत में लोकतंत्र की दिशा तय करने में आज महिलाएं निर्णायक भूमिका निभा रही हैं। वोट देने के अधिकार से मिली अपनी शक्ति के बारे में पूरी तरह से सजग वे गांव की पंचायत से दिल्ली की संसद तक में अपनी आवाज पहुंचा रही हैं। लेकिन देश की आधी आबादी को मताधिकार द्वारा सबल बनाने के लिए तिल तिल संघर्ष की शुरुआत की एक विदेशी महिला श्रीमती मार्गरेट कजिन्स ने। आयरलैंड में जन्म लेकर भी उन्होंने भारत में महिला उत्थान को अपना जीवन समर्पित कर दिया। बहुत अजीब चीज है कि ऐसे एक फॉरेन लेडी आके कैसे अपने को हिंदुस्तान में हिंदुस्तान की नारियों के साथ एक होके, भाषा तो उनकी अलग थी, वो अंग्रेज़ी बोलती थी, हिंदी या तमिल तो नहीं जानती थी, लेकिन तभी भी पूरे हिंदुस्तान में घूमती थी। अलग अलग जहाँ उनकी विमेन्स इंडियन एसोसिएशन की शाखाएं थी वहाँ जाती थी, सभी के साथ बात करती थी। मैं नहीं कहूँ कि सिर्फ वो जो अंग्रेज़ी जानती थी ऐसी महिलाओं के साथ मिलती जुलती थी, सभी महिलाओं की। और महिलाओं का क्या क्या समस्याएं हैं उनके, जो आप गरीब महिलाएं कहिए, अशिक्षित कहिए, जो गाँव में रहती है, हर एक तरह की महिलाओं के साथ वो मिलजुल के उनके क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनकी क्या समस्याएं हैं, इसके बारे में सोचती थी। उसको कैसे हल कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं, इसके लिए भी बहुत कुछ उन्होंने काम किया है। मार्गरेट कजिन्स ने भी ऐसी तरह मैं कहूँ कि बहुत कुछ उन्होंने भारतीय नारी के लिए, जैसे हमारे जो प्रॉब्लम्स थे वो अपना प्रॉब्लम बना लिया। 15 अक्टूबर 1915 को जब मार्गरेट कजिन्स ने अपने पति जेम्स कजिन्स के साथ भारत की भूमि पर पांव रखा तो शायद उन्होंने ये सोचा भी न था कि यहाँ उन्हें इस तरह की कोई भूमिका निभानी होगी। लेखक, पत्रकार, कला समीक्षक जेम्स कजिन्स को अपने पत्र न्यू इंडिया के संपादन में सहायता देने के लिए श्रीमती एनी बेसेंट ने लंदन से मद्रास बुलाया था। बाद में जेम्स कजिन्स को मदनापल्ली मद्रास स्थित एनी बेसेंट के ही थियोसॉफिकल कॉलेज में अध्यापन का काम मिला। मार्गरेट भी यहाँ थियोसॉफिकल स्कूल में अंग्रेजी निबंध रचना सिखाने लगी। तभी अक्टूबर की एक सुबह उनके पति ने उनका ध्यान अखबार की एक खबर की ओर दिलाया। पहला विश्व युद्ध खत्म होने आया तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इंग्लैंड के तब मॉन्टेग्यू थे, उन्होंने एक घोषणा करी कि अब हम हिंदुस्तान को कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स देंगे और कुछ रिफॉर्म्स होगा। तो 1909 में जो मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स हुआ था उसकी करीब 10 साल के बाद उन और रिफॉर्म्स करने चाहते थे। तो इस सिलसिले में जब मॉन्टेग्यू हिंदुस्तान आए और लॉर्ड चेम्सफोर्ड हमारे वाइसरॉय थे, जब ये घोषणा हुई और अखबार में आया कि कुछ मताधिकार मिलेंगे हिंदुस्तान के पुरुषों को, तो मार्गरेट कजिन्स के पति ने उनको ऐसे ही जोकिंगली कहा कि आप लोग भी और हिंदुस्तान की जो महिलाएं हैं वो क्यों अपने वोटिंग राइट्स नहीं मांग रही है। लेकिन मार्गरेट ने पति के मजाक को गंभीरता से लिया। उन्हें आयरलैंड में अपने वो दिन याद आए जब आयरिश वीमेंस फ्रेंचाइज लीग की ओर से महिला मताधिकार का आंदोलन शुरू करके उन्होंने पूरे ब्रिटेन में हलचल मचा दी थी।
सरकार को झकझोरने के लिए उन्होंने लंदन जाकर मंत्रियों के मकानों के शीशे तोड़ दिए। वे चर्चिल की पुलिस की मार सहकर जेल गईं। उनके भीतर का वही जुझारू भाव फिर जाग उठा। अपने देश में भी महिलाओं को मतदान प्राप्त करने के लिए जो स्ट्रगल चल रही थी, इसमें बहुत सक्रिय उन्होंने भाग लिया था और इधर हिंदुस्तान आके भी उन्होंने यही काम चालू रखा। और उन्होंने महर्षि कर्वे, जो बहुत बड़े समाज सुधारक थे पूना में, उनको पत्र लिखा कि हम इसमें आगे बढ़े। तो महर्षि कर्वे ने उनके उत्साह दिया कि हाँ, और सोचा कि एक छोटे से उन संस्था बनाएंगे। उनको विमेंस इंडियन एसोसिएशन का नाम दिया और 1917 में ये शुरू हुई। 1917 में उन्होंने छुटपुट जो महिलाओं के ग्रुप्स थे उस वक़्त बने हुए थे, जो कि सोशल रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट के साथ जुड़े हुए थे। पूना में थे, बॉम्बे में थे, मद्रास में थे, गुजरात में थे, दिल्ली में थे, पंजाब में थे, हिमाचल में थे। इस तरह के छुटपुट जो ग्रुप्स बने हुए थे रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट के साथ, उन्होंने महसूस ये किया कि एक बड़ा सा एकजुट होकर जब तक काम नहीं होगा तब तक शायद जो कोई उसका असर भी नहीं होगा। और जो तब उन्होंने फ्रेंचाइज की बात भी, उन्होंने अपने आयरलैंड में महिलाओं की फ्रेंचाइज के लिए काफ़ी काम किया हुआ था। एनी बेसेंट के मार्गदर्शन और डोरोथी जिनराज दास के गतिशील सहयोग से श्रीमती कजिन्स ने वीमेंस इंडियन एसोसिएशन के माध्यम से देश में महिला आंदोलन को एक दिशा दी। महिला अधिकारों के अग्रणी योद्धा महर्षि कर्वे की इंडियन वीमेंस यूनिवर्सिटी की सीनेट के कुछ सदस्यों की ओर से उन्होंने मॉन्टेग्यू को एक पत्र भेजकर भारतीय महिलाओं के एक प्रतिनिधिमंडल से मिलने का अनुरोध किया। मार्गरेट कजिन्स भी और 2-3 नेत्री को साथ में दिया। तो हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन 3 महिलाएं एक साथ जाके उनके पास ये रखा कि हम लोगों को नॉन पर्सन माना जाता है, हमारे पास वोटाधिकार नहीं है। हम लोग पर्सनल लॉ के ऊपर हम लोग मानो वी विल बी कंसिडर्ड एज विमेन, नॉट विमेन बट पर्सन। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और वाइसरॉय को मिलना कुछ आसान चीज़ नहीं थी वो ज़माने में, और वो इतना चाहते भी नहीं थे कि महिलाओं को वोट मिले। तो पहले तो उनको काफ़ी कुछ प्रोपेगेंडा इसके लिए करना पड़ा, अखबारों में आर्टिकल्स लिखे। और पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हमारे देश की थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, मुस्लिम लीग वगैरह, ये पॉलिटिकल पार्टीज़ ने भी ये जो इनका डिमांड था कि महिलाओं को वोट मिले, उसको सपोर्ट किया। तो काफ़ी लॉबिंग, मीटिंग्स वगैरह करने की बाद इंग्लैंड में जो महिलाएं अपने मताधिकार के लिए लड़ रही थी, जो सफ्रेजिस्ट मूवमेंट हम जो कहते हैं, जिसके साथ एनी बेसेंट, मार्गरेट कजिन सभी जुड़े हुए थे, तो उन्होंने उनसे भी बातचीत करके इंग्लैंड से भी कुछ प्रेशर लगवाया कि ये हिंदुस्तान की महिलाओं के साथ वो मुलाकात करें। तो इसके बाद दिसंबर 1917 में जो मैं कहूँगी कि वो ज़माने की जो सबसे लीडिंग महिलाएं थी हमारे देश में, जो लीडर्स ऑफ द विमेंस मूवमेंट, उन्होंने एक डेलीगेशन, एक डेप्यूटेशन बना के वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और वाइसरॉय से मिले। डेलीगेशन, डेप्यूटेशन की नेता सरोजिनी नायडू थी। सरोजिनी नायडू के नेतृत्व में इस प्रतिनिधिमंडल ने 18 दिसंबर 1917 को भारत मंत्री एडविन मॉन्टेग्यू और वायसरॉय लॉर्ड चेम्सफोर्ड को एक ज्ञापन दिया। ज्ञापन में भारतीय महिलाओं की ओर से मुख्य रूप से 2 मांगे रखी गईं। एक ये कि पुरुषों को वोट का अधिकार देते समय महिलाओं को भी बराबरी के आधार पर यह अधिकार दिया जाए। दूसरी ये कि महिलाओं को पुरुषों के ही समान शिक्षा के अवसर और सुविधाएं प्रदान की जाएं। एडविन मॉन्टेग्यू ने अपनी इंडियन डायरी में इस प्रतिनिधिमंडल से मिलने और इसकी मांगों के बारे में लिखते हुए श्रीमती कजिन्स का लंदन की एक जानी मानी महिला मताधिकार आंदोलनकर्त्री के रूप में उल्लेख किया है। पहले तो इतना वो सफलता नहीं प्राप्त करे। उन्होंने कहा कि हम देखेंगे, सोचेंगे। वाइसरॉय और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने कहा कि देखिए, हिंदुस्तान की महिला वो शिक्षित नहीं है, तो एजुकेशन इज़ अ नेसेसरी प्रीरेक्विजिट। जो शिक्षा नहीं है तो हम कैसे आपको मताधिकार दे सकते हैं? आप पहले महिलाओं को शिक्षित करिए, उसके बाद हम मताधिकार की बात सोचेंगे। लेकिन ये थोड़े तो निराश हुए, लेकिन उन्होंने ये नहीं माना। उन्होंने प्रोपेगेंडा का चालू रखा, मीटिंग्स करी। विमेंस इंडियन एसोसिएशन ने अपना एक मैगजीन था, स्त्री धर्म,
वो स्त्री धर्म शुरू किया और इसमें उन्होंने काफ़ी अलग अलग नारियों ने अपना मत प्रदर्शन किया, लिखा कि महिलाओं को मत देना चाहिए ये करके। तो ऐसी मताधिकार की जो हम स्ट्रगल कहें वो तब से 1917 से शुरू हुई। फिर उन्होंने एक डेप्यूटेशन इंग्लैंड भी भेजा सरोजिनी नायडू की नेतृत्व में। हीराबाई टाटा, सरोजिनी नायडू, उन्होंने एक साउथ बरो फ्रेंचाइज कमेटी बनाई थी जिन्होंने उसको कहा था कि आप निर्णय करिए कि किसको मत मिलेगा, नेसेसरी क्वालिफिकेशंस मताधिकार का क्या है। तो इसी साउथ बरो कमेटी के पास भी वो हमारी जो इंडियन डेलीगेशन थी वो वहाँ गई, उनसे मिले, उनसे बातचीत करी। श्रीमती नायडू के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने लंदन में पार्लियामेंट की जॉइंट सेलेक्ट कमेटी के सामने भारतीय महिलाओं का पक्ष रखा। साउथ बरो कमेटी की रिपोर्ट में महिला मताधिकार का कोई उल्लेख नहीं था। 1918 का जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म था उसमें जो डायरकी का कॉन्स्टिट्यूशन हुआ कि हर एक स्टेट में कुछ परसेंटेज इलेक्टेड मेंबर्स होंगे। तो इसी के लिए उन्होंने कहा कि हम कुछ नहीं कहेंगे, सेंटर में तो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन हर एक प्रांत को उन्होंने कहा कि आप अपना फैसला कीजिए कि आप मताधिकार देने चाहते हैं कि नहीं। तो पहले इसकी पहले मैं एक चीज़ कहूँ कि त्रावणकोर कोचीन स्टेट ने कहा था कि नारियों को वो मतदान देंगे, मतदान करने, इलेक्शन में वोट करने देंगे और वो स्टैंड भी कर सकते हैं इलेक्शन के लिए। मद्रास स्टेट ने सबसे पहले कानून पास किया 1900 जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, नया कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद 1921 में कि महिलाएं वोट कर सकती हैं। मद्रास विधान परिषद में प्रस्ताव पास कराने का श्रेय श्री कृष्ण नैयर को जाता है। उसके बाद पास किया बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली ने कि बम्बई में भी महिलाओं को मतदान दिया जाए। ये जो महिलाओं को जो मताधिकार प्राप्त हुआ, इसके पीछे जो पुरुषों की सहायता नहीं होती तो नहीं होता, क्यों असेंबली तो पूरी पुरुषों की थी, उसमें तो एक भी महिला नहीं थी। तो मद्रास लेजिस्लेटिव असेंबली में जब ये रेजोल्यूशन पास हुआ तब जो हमें जो समाज सुधारक जिनको कहते हैं, सोशल रिफॉर्मर्स, इनमें शंकरन नायर जो खुद एजुकेशन मेंबर बने नई कॉन्स्टिट्यूशन 1918 की बात, वो मद्रास लेजिस्लेचर के मेंबर थे, उनकी साथ साथ और भी थे। ये पुरुषों ने जो सहायता दी उसी की वजह से महिलाओं को मतदान प्राप्त हुआ। 1926 में जब लड़ाई प्रांतीय विधान परिषदों में पहुंची तो मार्गरेट कजिन्स ने सुप्रसिद्ध रंगकर्मी कमला देवी चट्टोपाध्याय को मद्रास के दक्षिण कनारा क्षेत्र से अपनी उम्मीदवार बनाया। इस चुनाव को लेकर महिलाओं में खूब उत्साह था और स्वयं श्रीमती कजिन्स ने कमला देवी के पक्ष में सशक्त प्रचार अभियान में भाग लिया। फिर भी श्रीमती चट्टोपाध्याय अपने पुरुष प्रतिद्वंदी से केवल 500 वोटों से हार गईं। बिना निराश हुए श्रीमती कजिन्स ने मद्रास के गवर्नर को पत्र लिखकर डॉक्टर मुत्तुलक्ष्मी रेड्डी को नामजद करवाया। मार्गरेट कजिन्स ने भारत में महिला आंदोलन की सफलता को एक और महत्वपूर्ण मंजिल तक पहुंचाया जब 1927 में उन्होंने ऑल इंडिया वीमेंस कॉन्फ्रेंस की स्थापना की। उन्होंने ये साफ देखा कि सदियों से पिछड़ेपन के कुएं में धकेली गई इस देश के गांव और शहरों की महिलाएं कैसे अशिक्षा के कारण शोषण की शिकार हो रही हैं। उन्होंने महिलाओं की संगठित ऊर्जा को, महिलाओं की शिक्षा के स्वरूप को निर्धारित और परिभाषित करने की दिशा में लगाने का निश्चय किया। ये विषय इसलिए महत्वपूर्ण था कि इसका सीधा संबंध बेड़ियों के टूटने से महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता से था। मार्गरेट कजिन्स ने उनकी जो विमेन्स इंडियन एसोसिएशन की हिंदुस्तान में जो अलग अलग शाखाएं थी, उनको पत्र लिखा कि हम सब इकट्ठा होकर ये बारे में कुछ चर्चा करें, कोई सुझाव करें। इसकी बहुत उनको अच्छे रिस्पांस मिला। मेरे जब तक याद है 26-27 विमेन्स इंडियन एसोसिएशन की अलग अलग शहरों में शाखा थी। हर एक शाखा से जवाब आया कि हाँ, हमें ज़रूर ये मीटिंग करनी है और हम मिलने चाहते हैं। तो इसके बाद मार्गरेट कजिन्स ने तय किया कि पूना में एक मीटिंग करेंगे जहाँ सभी विमेन्स इंडियन एसोसिएशन के जो सदस्यों हैं उनको बुलाएंगे और ये बारे में चर्चा करेंगे। पूना के फर्ग्यूसन कॉलेज के हॉल में हुए महिलाओं के इस सम्मेलन में 5 जनवरी से लेकर 8 जनवरी तक शिक्षा और विवाह की न्यूनतम आयु जैसे सामाजिक मुद्दों को लेकर विचार मंथन चला। बड़ौदा की महारानी चिमनाबाई गायकवाड़ ने सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए इसे भारतीय महिलाओं द्वारा गंभीर राष्ट्रीय महत्व के विषय पर अपने विचारों को निर्धारित करने का
अनोखा अवसर बताया। चारों दिन जमकर विचार विमर्श हुआ, जिसमें मार्गरेट कजिन्स और सरोजिनी नायडू के अलावा कमला देवी चट्टोपाध्याय, हंसा मेहता, धनवंती रामाराव और हेराबाई टाटा जैसी विचारशील महिलाओं ने उत्साह से भाग लिया। महारानी पार्वतीबाई ने स्वागत समिति के अध्यक्षा की जिम्मेदारी निभाई। उन्होंने ऐसे सोचा नहीं था कि इतनी महिलाएं आ जाएंगी, इतनी महिलाएं वहां आ गई। भी उन्होंने सोचा कि एक नई संस्था करेंगे जिस पर महिला शिक्षा के ऊपर वो पूरा उसकी कंसंट्रेट करेंगे। तो इसके लिए उन्होंने एक ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस फॉर एजुकेशन, ये पहले नाम उसका ये था, और सिर्फ वो शिक्षा के बारे में काम करेंगे। वहाँ पे मेन मुद्दा उनका ये था कि इसके ऊपर विचार किया जाए कि शिक्षा प्रणाली महिलाओं के, भारतीय महिलाओं के लिए शिक्षा प्रणाली कैसी होनी चाहिए और शिक्षण पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। तो ये हमारे ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की शुरुआत 1927 में हुई थी, और इसकी शुरुआत हम अपने फाउंडर मेंबर हम अपने मार्गरेट कज़न को ही मानते हैं, और उन्हीं के नाम पे हमारी लाइब्रेरी भी है। मार्गरेट कज़न मेमोरियल लाइब्रेरी की स्थापना ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस ने 1981 में की थी। हमारे पास इस टाइम में वुमेन्स स्टडीज़ पे 10,000 किताबें हैं, और हमारे पास 30 या 40 कॉम्प्लीमेंट्री जर्नल्स आते हैं, और 10 जर्नल्स हम सब्सक्राइब करते हैं। और इस टाइम हमारे पास 2,000 रिपोर्ट्स हैं जो कि काफ़ी काम आती हैं, और हमारे रिसर्च वर्कर्स जो यूनिवर्सिटी के और स्टूडेंट्स हैं और कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, वो आके हमेशा यहाँ आते हैं और इसको कंसल्ट करते हैं। जो कि एजुकेशन रिफॉर्म्स इन्होंने सोचा था, उसी के तहत इन्होंने एक कॉलेज की स्थापना करने का सोचा, और वो कॉलेज की स्थापना उन्होंने लेडी एविन कॉलेज की। तो ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की ही जिम्मेवारी बनी कि उस कॉलेज की स्थापना हो। शिक्षा संबंधी अपने विचारों के अनुरूप मार्गरेट कजिन्स ने दिल्ली में लेडी इरविन कॉलेज की स्थापना की। गृह विज्ञान की स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर की शिक्षा को लेकर यह एक नया प्रयोग था। यह ऐसा समय था जब घरेलू कामकाज से जुड़े विषयों को कोई विज्ञान मानने को तैयार नहीं था, पर आज लड़कियां हजारों की संख्या में अपने कैरियर के रूप में इसे अपना रही हैं, जिससे इस प्रयोग की सार्थकता का संकेत मिलता है। ऑल इंडिया विमेंस कॉन्फ्रेंस को भारतीय स्त्रियों की प्रबुद्ध और गतिशील चेतना की आवाज बनाने का श्रीमती कजिन्स का प्रयास आज फलीभूत होता दिखाई दे रहा है। श्रीमती कजिन्स पहले सह सचिव, फिर सचिव और 1936 में इस संगठन की अध्यक्षा के रूप में इसका मार्गदर्शन करती रहीं और अपने जीवन के अंत तक इसकी प्रेरक शक्ति के रूप में काम करती रहीं। आज ये संगठन 6 भगवान दास रोड नई दिल्ली से अपनी गतिविधियां चलाकर श्रीमती कजिन्स के महान विचारों को कार्य रूप दे रहा है। देश भर में महिला आंदोलन को उससे गति और दिशा मिल रही है। श्रीमती कजिन्स के व्यक्तित्व के कितने ही प्रेरक आयाम थे। विमेंस इंडियन एसोसिएशन की पत्रिका स्त्री धर्म और ऑल इंडिया विमेंस कॉन्फ्रेंस की पत्रिका रोशनी के संपादक मंडल की सदस्य के रूप में उन्होंने अपनी सशक्त लेखनी के द्वारा महिलाओं से जुड़े मुद्दों और सवालों को लगातार उठाकर उसे महिला अधिकारों की लड़ाई के एक प्रभावकारी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। रोशनी आज भी इन सवालों और मुद्दों की ओर बदले हुए समय के संदर्भ में ध्यान खींच रही है। सक्रिय राजनीति से दूर रहते हुए भी मार्गरेट कजिन्स भारतीय हृदय को आंदोलित करने वाले प्रश्नों से अपरिचित न थीं। 1930 में गांधी जी के सत्याग्रहियों पर जब ब्रिटिश अधिकारियों ने दमन चक्र चलाया और बोलने की आजादी पर पाबंदी लगाई, तो वे उदासीन न रह सकीं। उन्होंने मद्रास में एक जनसभा में इसका कड़ा विरोध किया और 1 साल की जेल काटी। 1943 में मार्गरेट कजिन्स हैड अ स्ट्रोक, पैरालिटिक स्ट्रोक, लेकिन शी लिव्ड अप टू 1954। तो जब वो उसकी बाद पैरालिसिस की बाद इतनी टूर तो नहीं कर सकती थी, एंड शी वाज इन वन प्लेस, बट शी डिड नॉट लूज हर इंटरेस्ट इन द प्रॉब्लम्स। पक्षाघात होने पर भी महिला अधिकारों की ये अनथक योद्धा संघर्ष की रणनीति बनाती रही। जब वे भारत आईं तो यहाँ के बारे में उनका ज्ञान उतना ही था जितना विवेकानंद और भारतीय दर्शन के बारे में कुछ एक पुस्तकों से मिल सकता था।
पर यहां आकर वे भारत के लोगों, विशेषकर महिलाओं के सुख दुख के साथ इतनी एकाकार हुई कि यहीं की होकर रह गईं। भारतीय परंपराओं और जीवन मूल्यों को आत्मसात करती हुई वे यहाँ की महिलाओं के लिए आशा की एक किरण बनकर पहुंची। उनको ऊपर उठाने और आगे बढ़ाने और उनकी समस्याओं को समझने के लिए वे उनके साथ उठते बैठते हुए उन्हीं में से एक हो गईं। भारत के लोगों की हृदय की धड़कनों से उनकी धड़कन किस तरह मिल सकी, इसका पता इस बात से चलता है कि उन्हें मीरा के भजन और टैगोर के गीत विशेष प्रिय थे। भारत में रहकर उन्होंने जो काम किया उसका कुछ विवरण उन्होंने अपने पति जेम्स कजिन्स के साथ लिखी अपनी संयुक्त आत्मकथा वी टू टुगेदर में दिया है। उन्हीं के शब्दों में भारत भूमि पर अपना पहला कदम रखते ही मैंने अपने जीवन को भारतीय महिलाओं के माध्यम से आधे भारत की सेवा को समर्पित किया। आज भारतीय महिलाओं में जागृति का जो ज्वार चारों ओर उमड़ता दिखाई दे रहा है, उसके पीछे मार्गरेट कजिन्स जैसी कर्मशील नारी का योगदान भी कुछ कम महत्वपूर्ण नहीं रहा। भारतीय स्त्रियों को सबल, सक्षम और समर्थ बनाने की दिशा में उनका प्रयास आज की पीढ़ी के लिए ज्वलंत इतिहास बन गया है।